नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने परीक्षा की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है, जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। राष्ट्रीय आंदोलन में इस प्रस्ताव के बारे में अक्सर पूछा जाता रहा है परीक्षाओं में, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है ना। और इस समय जो वाइसराय थे वो कौन थे? अगस्त प्रस्ताव के समय वाइसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। तो पहला सवाल तो यहीं से बन जाएगा। पहला सवाल यहीं से बन जाएगा कि अगस्त प्रस्ताव के समय जो है, जिस समय अगस्त प्रस्ताव जारी हुआ था उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय जो है अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया था, और लॉर्ड लिनलिथगो ने ही अगस्त प्रस्ताव को जारी किया था दोस्तों। एक एक इसकी जितनी भी बारीक बातें हैं सब पे चर्चा करेंगे, जितने इसके प्रावधान हैं उस पे चर्चा करेंगे, इसके सफलता और असफलता पे चर्चा करेंगे, इस पे के संबंध में जो भारतीय प्रतिक्रिया रही थी उस पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और इतनी चर्चा करेंगे कि परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी सवाल कवर हो जाएं। आज के इस सेशन से बाहर अगर इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं तो इस सेशन से बाहर नहीं होगा। आज के इस सेशन में उन सभी सवालों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो बड़े ही ध्यान से इस टॉपिक को अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए। यह अगस्त प्रस्ताव जो था दोस्तों, यह जैसा कि नाम से ही लग रहा है अगस्त महीने का नाम है, तो क्योंकि यह अगस्त के महीने में जो है इसे जारी किया गया था, इसलिए इस प्रस्ताव का नाम अगस्त प्रस्ताव है, ठीक है ना। दोस्तों, इस प्रस्ताव ने पहली बार भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाने का अधिकार को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था, ठीक है ना। हालांकि 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट बना था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो जारी किया गया था मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है। ये मोतीलाल नेहरू कौन थे दोस्तों? ये मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, ठीक है। इसकी सिफारिशें प्रकाशित की गई थी। क्यों? क्योंकि तत्कालीन समय में जब साइमन आयोग आया था, उसके बाद जो साइमन आयोग का भारत में विरोध किया गया था, तो भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड। कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड, ठीक है। इस व्यक्ति ने, ये उस समय जो है भारत सचिव थे। कौन थे? भारत सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। इस लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि अगर तुम बहुत काबिल अपने आप को समझते हो तो एक ऐसा संविधान का निर्माण करो, एक ऐसा संविधान का प्रारूप बना करके दो हमें जो हिंदू और मुस्लिम सभी को मान्य हो, ठीक है ना। और इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, उनके अध्यक्षता में और भी कई सारे नेता थे, जिसकी चर्चा हम नेहरू रिपोर्ट टॉपिक में बहुत ही विस्तार से हमने चर्चा किया हुआ है। तो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा जो है उसी चुनौती को स्वीकार करके प्रत्युत्तर किया गया था अंग्रेजों का, और एक भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए उसका एक प्रारूप जो है वह बना करके दिया गया था। ये अलग बात है कि अंग्रेजों के द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है ना। तो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस हम मांग रहे थे। हम क्या मांग रहे थे? हम डोमिनियन स्टेटस जो है वो मांग रहे थे, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन देखिए कि ये बात है कब की? 1928 ईस्वी की। 1928 ईस्वी में हम डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। लेकिन ये अंग्रेज ऐसे थे कि इनके जो है कान पे जूं कब रहेंगी? 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में अंग्रेजों के कानों पे जूं रहेंगी। और कब इनके संग कब इन्होंने ध्यान दिया? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है दोस्तों वो कब शुरू हुआ था?
1939 ईस्वी में शुरू हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति, भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह एक साजिश था, अंग्रेजों का अगस्त प्रस्ताव का जारी किया जाना। ठीक है ना। हम नेहरू रिपोर्ट से 1928 ईस्वी से डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, कह रहे थे कि भाई हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। ठीक है, तुमने स्वीकार नहीं किया, तो फिर हमने 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था रावी नदी के तट पे, वहां पे हमने पूर्ण स्वराज का, पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प जो है पारित किया था। पूरे देश भर में जो है 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का हमने संकल्प लिया था, और हमने पूरे देश भर में जो है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया भी था। और ये लॉर्ड लिलिथगो जो है ये वर्ष 1940 में आकर के इसको ये बुद्धि आई है कि अरे भाई डोमिनियन स्टेटस देना चाहिए भारतीयों को। इसने ये नहीं सोचा कि भारतीय इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। भारतीय तो 1928 में हमने संविधान, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान का प्रारूप जारी किया, और 1929 ईस्वी में जब तुमने उसे स्वीकार नहीं किया तो हम भारतीय तभी पूर्ण स्वराज के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ गए। पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ गए। प्रतीकात्मक रूप से पूरे देश भर में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के रूप में जो है हमने घोषणा कर दिया और मनाया गया था। यह बात हम 1929-1930 ईस्वी की पढ़ रहे हैं और उसके कर रहे हैं, और 10 साल के बाद 1940 ईस्वी में श्रीमान लॉर्ड लिलिथगो जी को सुधि आई कि अरे रे 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 अरे इसको अब दे दो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा। और ये सुधि क्यों आई? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध में इन अंग्रेजों को क्या चाहिए था? भारतीय सहयोग चाहिए था। इसलिए अगस्त प्रस्ताव के रूप में एक झुनझुना लेकर के आया कि भारतीयों के हाथ में अब ये नया झुनझुना दे दो, कि बजाते रहेंगे और इनका सहयोग और सहमति हम ले लेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है ना, ये मूल बात है दोस्तों। इसमें कई सारी ऐसी बातें भी थी जो भारतीय नेताओं को स्वीकार नहीं थी दोस्तों। पहली वैचारिक खाई क्या थी कि हम तो अब निकल चुके हैं, हमने अपने कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता के संकल्प के साथ आगे बढ़ चुके हैं, और तुम हमको कह रहे हो डोमिनियन स्टेट। तो ये डोमिनियन स्टेट और पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव था, इसी बीच में जो गैप था ना, इसी के बीच में फंस के अटक के जो है यह अगस्त प्रस्ताव क्या किया, दम तोड़ दिया। ठीक है ना, ये समझने की जरूरत है। ये बहुत बारीक बात है, जिसे बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए हमें। ठीक है ना। दूसरी तरफ क्या किया था, इस अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अल्पसंख्यकों को वीटो का अधिकार दे दिया गया था, जिससे संवैधानिक प्रगति को बाधित करने का प्रयास किया गया था। मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि ठीक है भारतीय संविधान बनाएंगे, और दूसरे तरफ ऐसा कुछ न कुछ उसमें पेच फंसा दिया कि हो ही नहीं सकता है, संविधान बन ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा वर्ग है वो एक पहले वर्ग की बात को मानेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो द्वेष से ग्रसित है। ठीक है ना, उसे सिर्फ अपनी परी है, उसे भारत की नहीं परी है। ठीक है, यही समस्या थी। तो इस अगस्त प्रस्ताव के बारे में, इसके एक एक प्रावधानों के बारे में हम बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इसके पृष्ठभूमि की बात हमने कर ही ली कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है पश्चिमी यूरोप में जर्मन विजय, मतलब हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस का तो पतन हो चुका था, तो जर्मनी आगे निकल रही थी। तो इस कारण जो है जर्मनी के आगे बढ़ने के कारण जो है क्या हुआ, ब्रिटेन की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई थी युद्ध के दौरान। ठीक है ना। दूसरी ओर अब ब्रिटेन की तरफ से जो है वो दबाव था, दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। जो भी इंग्लैंड के साथ जो गुट था, उस गुट के तरफ से लड़ रहे थे, उनकी तरफ से दबाव था कि भाई कैसे भी करके कुछ भी करो, लेकिन भारतीयों का सहयोग चाहिए युद्ध में। भारतीयों के सहयोग और उसके संसाधन के बिना तुम इस युद्ध को जीत नहीं सकते हो। इस युद्ध में अगर फिर तुमको अपनी स्थिति को ठीक करना है तो भारतीय संसाधन और भारतीय सहयोग की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। और वैसे व्यक्ति में अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे रूजवेल्ट, वो भी शामिल थे, और इनके साथ ही एक चीनी नेता थे चियांग काई शेक। ठीक है ना।
ये लोग बहुत अधिक दबाव बनाए हुए थे इंग्लैंड के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, कि भाई तुमको जो करना है करो, लेकिन भारतीय सहयोग और संसाधन जुटाओ। ठीक है ना। आंतरिक दबाव भी बहुत बढ़ रहा था ब्रिटेन के ऊपर। ठीक है ना। तो इन्हीं सैन्य और राजनीतिक दबाव के बीच में जो है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया दोस्तों, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है इस तिथि के बारे में, अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया, कब पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। और उद्देश्य क्या था कि भारतीयों का सहयोग मिले। ठीक है ना। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंग्लैंड में कौन थे, ब्रिटेन में? विंस्टन चर्चिल। यह विंस्टन चर्चिल यह भी बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। यह विंस्टन चर्चिल जो है भारतीयों के सहयोग का दिखावटी प्रयास कर रहा था। ठीक है ना। दिखावा कर रहा था कि हम भारतीयों के हित की बात कर रहे हैं, हम अगस्त प्रस्ताव ला रहे हैं। ठीक है ना। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। अब हम अगस्त प्रस्ताव में जो प्रावधान किए गए थे एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पहली बार जो है डोमिनियन स्टेटस की बात, अभी हमने विस्तार से चर्चा की है इसके बारे में। तो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए उनका अंतिम लक्ष्य क्या है, डोमिनियन स्टेटस देना, डोमिनियन दर्जा देना, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं। ये बात हम 1940 की कर रहे हैं, और इस बात को ये अंग्रेज अपना अंतिम लक्ष्य बता रहे थे। मतलब ये पूर्ण स्वतंत्रता की तो बात ही नहीं कर रहे थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय नेता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1929 ईस्वी से ही इस डोमिनियन स्टेटस से आगे निकल करके पूर्ण स्वतंत्रता की तरफ बढ़ गई थी दोस्तों। ठीक है ना। इसे ध्यान रखना चाहिए। तो ये डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने का लॉलीपॉप जो है ये अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से दिया गया था। उसके बाद संविधान निर्माण की अगर बात करें तो यह स्वीकार किया गया कि युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे। ठीक है ना। और इसे संविधान सभा की मांग की सैद्धांतिक स्वीकृति माना जाता है। ठीक है ना। हालांकि सीधे तौर पे इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है। ऐसा मतलब लगाया गया था। उसके बाद कार्यकारी परिषद के विस्तार की बात की गई कि वायसराय में जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, इस वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या को हम तत्काल प्रभाव से बढ़ा देंगे, तुरंत बढ़ा देंगे। और ये सब क्यों किया जा रहा था? क्योंकि दोस्त को क्या चाहिए था? भारतीय सहयोग, भारतीय संसाधन, भारतीय लोग जो सेना के रूप में जाकर के युद्ध लड़े द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग थे उनको वीटो की शक्ति दे दी गई, और उनको कहा गया कि भविष्य में कोई भी संवैधानिक ढांचा जो भारत में निर्मित होगा तो वह बिना अल्पसंख्यकों की सहमति के लागू नहीं होगा, मुख्य रूप से मुस्लिम लीग के सहमति के बिना लागू नहीं होगा। ठीक है ना। यह बात भी शामिल था। यह वीटो की शक्ति अल्पसंख्यक समुदाय को जो है मुस्लिम लीग को दे दिया गया था। ठीक है ना। यह भी एक प्रावधान थे। उसके बाद युद्ध संचालन पर सलाह देने के लिए एक वार एडवाइजरी कमेटी के गठन का प्रस्ताव भी इस अगस्त प्रस्ताव के अंदर था। ठीक है ना। जिसमें भारतीय राजाओं और नेताओं को शामिल किया जाना था। ठीक है। इस प्रकार एक युद्ध सलाहकार परिषद, वार एडवाइजरी कमेटी के गठन का भी प्रयास इस अगस्त प्रस्ताव में दिखता है दोस्तों। अल्पसंख्यकों को जो वीटो की शक्ति दी गई, ये क्या था? यह सांप्रदायिक राजनीति को इसके द्वारा जो है पोषित करने का प्रयास किया गया, बल प्रदान किया गया। और कालांतर में, हम 1940 की अभी बात कर रहे हैं, कालांतर में यही सब चीज जो है भारत के विभाजन की तरफ भारत को बढ़ा दिया, अग्रसर कर दिया दोस्तों। यही सब प्रावधान ऐसे प्रावधान थे जिसने आग में घी का काम किया। ठीक है। और भारत को विभाजन तक पहुंचा दिया दोस्तों। लेकिन विरोधाभास देखिए कि जो लॉर्ड लिनलिथगो था, ये लॉर्ड लिनलिथगो एक तरफ तो वीटो दे दिया, ठीक है, अल्पसंख्यकों को, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है कि भाई ब्रिटिश शासन के ऊपर अल्पसंख्यकों के रक्षा की जिम्मेदारी है, तो
हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे लेकिन उनको शासन का हक नहीं देंगे, ठीक है ना, उनको प्रतिनिधि नहीं बनाएंगे। तो यह लॉर्ड लिथुओ का जो है विरोधाभास को दर्शाता है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार युद्ध के लिए धन और सैनिकों की निर्बाध आपूर्ति चाहती थी, ठीक है ना, और इस निर्बाध आपूर्ति को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भारत में कौन कर रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संगठन कर रहा था। तो इसने इसे औपनिवेशिक शोषण करार दिया था कांग्रेस ने, ठीक है ना। इस युद्ध के दौरान आर्थिक और सैन्य आपूर्ति को औपनिवेशिक शोषण करार दिया था, ठीक है। अब एक बार जो भारतीय प्रतिक्रिया हुई थी, क्योंकि यहां से भी सवाल बन सकते हैं दोस्तों, इसलिए बड़े ही ध्यान से इस चीज को समझिए कि भारतीय प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें अगस्त प्रस्ताव के संबंध में, तो वर्धा बैठक में जो है कांग्रेस कार्य समिति ने इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है, कहां पे किया अस्वीकार, तो वर्धा बैठक में किया। वर्धा बैठक में कांग्रेस ने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया, ठीक है। और इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक महत्वपूर्ण कथन जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को और डोमिनियन स्टेटस के विचार को दरवाजे में लगी एक जंग लगी कील के रूप से संबोधित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने जो डोमिनियन स्टेटस की बात थी इस अगस्त प्रस्ताव के अंदर, उसे क्या कहा कि यह एक ऐसी कील है जिसमें जंग लगी हुई है और जो एक पुरानी दीवार पे गड़ी हुई है, ठीक है ना। दरवाजे में लगी जंग लगी कील से संबोधित किया था इस डोमिनियन स्टेटस वाली बात को, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसे ध्यान रखेंगे। और उसी कील से तुलना की और बताया कि जैसा एक जंग लगा कील किसी दीवार के अंदर लगा होता है, दीवार के ऊपर लगा होता है, उतना ही पुराना और मृत प्राय है यह डोमिनियन स्टेट और यह अगस्त प्रस्ताव। डोमिनियन स्टेटस और अगस्त प्रस्ताव उतना ही खराब है, उतना ही पुराना है, मृत समान है। यह कथन किसका है, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चूंकि हमने चर्चा की है कि 1929 ईस्वी में जो रावी नदी के तट पे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजित हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है ना। और इस समय जो है ये डोमिनियन स्टेटस से हम आगे निकल चुके थे। डोमिनियन स्टेटस तक हम कब थे, 1928 तक, नेहरू रिपोर्टे तक हम थे डोमिनियन स्टेटस। अब ये तक हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए था। जब अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया तो उसके बाद ही हम 1929 में जो है आगे निकल चुके थे पूर्ण स्वतंत्रता की तरफ, ठीक है ना। तो यह एक ऐसी वैचारिक खाई के रूप में ये डोमिनियन स्टेटस और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव, ठीक है ना, यह खाई का जो है काम किया और यह अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया दोस्तों, ठीक है ना। मुस्लिम लीग ने अपने वीटो के अधिकार का तो स्वागत किया था, लेकिन वह असंतुष्ट भी था। उसको लगता था कि हमारी पाकिस्तान की मांग को जो है इग्नोर किया जा रहा है। तो ये तो अंग्रेजों की साजिश थी ना दोस्तों, यही तो अंग्रेजी साजिश थी कि एक तरफ वीटो का अधिकार दे दिया तो उससे क्या होगा, अब एक संविधान भी बढ़िया से नहीं बन पाएगा। अब मुस्लिम लीग वाला क्या चाह रहा है कि भाई हमको वो पृथक पाकिस्तान दे दो, उसमें भी पेच फंसा के रख दिया। कह रहा है कि अरे हम तुमको वीटो शक्ति दे दिया है ना, तो संविधान बनेगा तो तुम्हारे अनुकूल बनेगा, तो चलाना देश, ठीक है। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसको जो है अगस्त प्रस्ताव को अपना पूर्ण समर्थन नहीं दिया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। अब इसी की परिणति जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में हुई, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में हम विस्तार से एक अलग सेशन लेकर के आने वाले हैं, जल्दी आएंगे, ठीक है। लेकिन संक्षिप्त में व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्योंकि यह अगस्त प्रस्ताव के परिणाम से जुड़ा हुआ है, तो इसे जान लेते हैं, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव की विफलता और राजनीतिक निराशा के बाद महात्मा गांधी ने मर्यादित और प्रतीकात्मक विरोध के लिए क्या शुरू किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। महात्मा गांधी का मानना था कि भाई भारतीयों की चुप्पी को तुम ये ना समझ लो कि युद्ध में भारतीय अगर चुप हैं तो मतलब भारतीय समर्थन कर दिए हैं।
ये समझने की भूल नहीं करना। इसलिए महात्मा गांधी अगर कोई बड़ा आंदोलन अभी करते तो क्या होता, फिर से एक दमन चक्र चला दिया जाता। तो भारतीय आंदोलनकारियों को, आम जनमानस को उन दमन चक्र से बचाते हुए जो है महात्मा गांधी ने एक नया रास्ता चुना, जिसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। यह एक प्रमुख रणनीति का हिस्सा था महात्मा गांधी का इस समय, ठीक है ना। और व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ और महात्मा गांधी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर भारतीय चुप हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि तुमको समर्थन मिल गया है। और इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय जो है दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, ठीक है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, इसे ध्यान रखेंगे, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। और इसे दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति अलग अलग सत्याग्रह करेगा। तो पहले सत्याग्रही कौन थे, यह भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। ये आचार्य विनोबा भावे कौन थे, इन्होंने ही बाद में भूदान आंदोलन चलाया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था। तो विनोबा भावे ने चलाया था। ये वही विनोबा भावे थे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान प्रथम सत्याग्रही बने थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। और ब्रह्मदत्त जो थे ये तीसरे सत्याग्रही थे दोस्तों, ठीक है। तो यह परिणति थी। अगस्त प्रस्ताव के बाद महात्मा गांधी ने इस नए प्रकार की रणनीति का व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में जो है उल्लेख किया और इसे भारत भर में जो है चलाया भी। प्रथम सत्याग्रही कौन, विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन, ब्रह्मदत्त, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इस पूरे सेशन को अच्छे से देख लिए हैं, और देख लिए हैं तो निश्चित रूप से एक एक बात के ऊपर से हमने परत दर परत उसको खोलने का प्रयास किया है, तो सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों इस टॉपिक से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं तो वो इस सेशन से बाहर नहीं होंगे। तो आप पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए और हम एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आप इसे कंप्लीट करिए, तब तक हम एक नए टॉपिक लेकर के आपके समक्ष फिर शीघ्र ही उपस्थित होंगे। जय हिंद।